हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में लर्निंग के मॉडल्स को हमने किया था जी कंप्लीट। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले जी फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग? आइए देखते हैं क्लास में चल के। नहीं देखिएगा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लर्निंग और टीचिंग क्या होता है। नहीं सर, टीचर और लर्नर ये जो दो फैक्टर है, इसके बिहाफ में एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्या सपोर्ट मटेरियल बोलते हैं। तो सर जब टीचर लर्नर्स को कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, किसी नॉलेज के थ्रू कुछ सिखा रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर उसको बोलते हैं टीचिंग। और उसी तरीके से जब लर्नर्स कुछ टीचर से सीख रहा होता है, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं सर उसको लर्निंग। और टीचर और लर्नर के बीच में कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जिसके थ्रू टीचिंग और लर्निंग दोनों के प्रोसेस को इफेक्टिव किया जाता है, उसको सपोर्ट मटेरियल बोलते हैं। सर और भी कुछ फैक्टर्स हैं? हाँ सर है। तो अभी क्या कुछ ऐसे कारक जिसकी वजह से टीचिंग इफेक्ट हो रही है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो टीचिंग कैसे इफेक्ट होगी? जब टीचर किसी तरह का कोई कारक इंपैक्ट गलत तरीके से डालेगा, जब लर्नर्स में कुछ दिक्कतें आएंगी, जब सपोर्ट मटेरियल में कुछ इश्यूज आएंगे, तब क्या होगा? हमारी टीचिंग जो है वो इफेक्ट होगी। तो एक एक करके आज हम टीचिंग फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, कुछ ऐसे फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं क्लास में और समझते हैं कि क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। देखिएगा जी, सबसे पहले क्या बोल रहा है? इन द लास्ट चैप्टर वी अंडरस्टूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के हर एस्पेक्ट्स को हमने क्या लास्ट क्लास में समझा, जिसमें हमने ये देखा कि लर्निंग क्या होती है कि लर्नर्स के स्किल्स को बढ़ाना या लर्नर के नॉलेज को इंक्रीज करना, लर्नर के बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाना, इसको क्या हम लोग लर्निंग कहते हैं। अब क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट लर्निंग ब्रिंग्स परमानेंट और डिजायरियस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। लर्नर के बिहेवियर में क्या परमानेंट या डिजायरियस चेंज, जितना चेंज चाहिए उतना चेंज अगर आप लेके आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। कह रहा है इट्स अ वेल नोन फैक्ट, क्या है? एंड बेस्ड ऑन द वेरियस स्टडी टू एग्जामिन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस or teaching, significant evidence was provided that the learning process and teaching is affected by both direct and indirect variable। अब देखिए जी, टीचिंग और लर्निंग के वेरिएबल्स हमने पढ़ा था क्या कि सर तीन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन? टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन? स्टूडेंट, और इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन? जो उन दोनों के बीच में जो लिंक करता है वो सारे वेरिएबल्स। तो इन ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो चाहे तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली टीचिंग के पे इफेक्ट डालते हैं। यही बात ये कह रहा है? नहीं, कह रहा नॉट ओनली दिस टीचिंग प्रोसेस आल्सो गेट्स इंपैक्टेड बेस्ड ऑन individual characteristics of learner and teacher along with the environmental factors that influence their integration in the classroom। बोल रहा भाई साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर और इसकी वजह से होता है, इंडिविजुअल बेसिस पर टीचिंग क्या होती है? इफेक्ट करती है। कभी टीचर की वजह से, कभी लर्नर की वजह से, कभी इन्वायरमेंट की वजह से, या कभी सपोर्ट मटेरियल की वजह से टीचिंग क्या होगी? इंपैक्ट होगी। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे चलिए, क्या कह रहा है? लर्निंग इज द one of the most important factors that bring changes in the behavior of the learner, but there is some factor which influence the acquisition of knowledge provided by teachers which are given below। बोला देखिए, लर्निंग तो ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, जिससे क्या चेंजेस लाया जा सकता है किसमें? लर्नर्स के बिहेवियर में। लेकिन इसमें से कुछ और भी फैक्टर हैं जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज टीचर्स जो दिया जाता है, प्रोवाइड करते हैं टीचर्स, उनके द्वारा दिया गया है, जो नीचे है। क्या है? अब कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो टीचर रिलेटेड होंगे, हैं टीचिंग रिलेटेड, जो टीचर अफेक्ट करता होगा। नहीं, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे टीचिंग को लर्नर से रिलेटेड, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे टीचिंग को सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड, कुछ ऐसे भी फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे टीचिंग को इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से, नहीं कि कैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और कुछ ऐसे फैक्टर भी होंगे टीचिंग के जो इफेक्ट करेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट की, आसपास का लर्निंग एनवायरनमेंट होना कैसे चाहिए, और कुछ ऐसे फैक्टर भी होंगे जो टीचिंग से रिलेट करेंगे क्या?
इंस्टीट्यूशन को लेकर। तो आइए एक एक करके हम लोग आज इसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग टीचर रिलेटेड और लर्नर रिलेटेड फैक्टर जो अफेक्टिंग है उसकी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे की सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। आइए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलते हैं। आइए क्या बोल रहा है सॉरी, ये देखिएगा क्या बोल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। अब देखिएगा ध्यान से इसको ब्रेक करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, तो पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं और किससे रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है। यानी कि टीचर के बिहाफ में कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे अगर टीचर किसी तरह का चेंजेस करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आप देख लीजिए, मान लेते हैं टीचर क्या है किसी दिन अपने घर में किसी भी वजह से उनका माइंड अपसेट रहता है। आप देखना क्लास में बच्चों को जिस दिन वो पढ़ाएंगे तो वो उस दिन अगर उस दिन उनका माइंड सेटअप ठीक नहीं है तो वो पढ़ाने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे और उससे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। हो सकता है बहुत सारे टीचर ऐसे भी हों जो बच्चे मतलब घर में किसी तरह से परेशानी से जूझ रहे हो और उसका इम्पैक्ट आपको स्टडी पे दिख रहा हो गुस्से के फॉर्म में। नहीं तो ऐसा ये क्या है, ये टीचर रिलेटेड फैक्टर है जो अफेक्ट किसको कर रहा है, टीचिंग को। आइए पढ़ते हैं एक करके। क्या कह रहा है, the learner stands on the end of the ongoing teaching learning process as one of the poles, then the teacher is act as the other pole of the desired one of the teaching learning activities in the classroom। बोल रहा है देखिए लर्नर अगर एक पोल पे है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, लर्नर अगर एक पोल पे है टीचिंग लर्निंग पोल्स पे तो टीचर दूसरे पोल पे है, नहीं कि उस लर्निंग को कैसे कंप्लीट किया जा सके, नहीं तो और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, टीचर। कह रहा है हेंस द फैक्टर रिलेटेड टू टीचर प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अब ये जो फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू टीचर वो क्या एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, प्रोसेस ऑफ टीचिंग में। नहीं टीचिंग का प्रोसेस मतलब क्या, जहां टीचर एक लर्नर को लर्निंग दे रहा होता है विद वेरिएबल्स ऑफ इंटरवेनिंग, मतलब बहुत सारे की जो चीजें होती है उसके थ्रू। नहीं हाँ जी सर। अब देखिएगा क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू द टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या क्या फैक्टर है फॉलोइंग में, सबसे पहला फैक्टर सब्जेक्ट नॉलेज। अब एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीजों को कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा टीचर हो जिनको बहुत बढ़िया सब्जेक्ट नॉलेज पता है, जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उसमें वो डीप इतना चले जाते हैं कि आप बस उनको सुनते हो और आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर क्या होगा, इम्पैक्ट अच्छा, उससे भयानक तरीके से आप समझ जाओगे। लेकिन वही एक टीचर है जिनको सब्जेक्ट नॉलेज की कम है, जानकारी नहीं है, थोड़ी कम समझा पाते हैं, अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, फिर क्या होगा, फिर बच्चों की लर्निंग इंपैक्ट करेगी। तो सब्जेक्ट नॉलेज क्या होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए किसका, एक टीचर का। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज सेइंग दैट अ टीचर इज ओनली एज गुड एज व्हाट दे नो। टीचर अच्छा तब होता है जितना वो ज्यादा वो अच्छा तरीके से जानता है, नॉलेज रखता है। नहीं हाँ कह रहा है इफ अ टीचर लैक्स नॉलेज इन अ सब्जेक्ट, अगर किसी सब्जेक्ट में टीचर लैक करता है नॉलेज, दैट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज पास्ड अलोंग टू द स्टूडेंट। अगर एक टीचर गलती कर दे भाई बच्चे को पढ़ाने में और नॉलेज कम रखे तो उससे क्या होगा, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में इंपैक्ट पड़ेगा, और ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में इंपैक्ट पड़ेगा तो यही फिर आगे ट्रांसफॉर्म होगा। सो टीचर को कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज में निपुण होना चाहिए, 100% नॉलेज होनी चाहिए। वही कह रहा है अ टीचर हु नोज हिज सब्जेक्ट्स वेल कैन ओनली प्ले अ डिसिसिव रोल इन लीडिंग इन द जर्नी ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बोला जो टीचर उसको सब्जेक्ट नॉलेज की अच्छी नॉलेज है वही एक डिसिसिव रोल प्ले कर सकता है टीचिंग लर्निंग के जर्नी में। नहीं हाँ जी सर, तो पहला सब्जेक्ट नॉलेज टीचर का होना बहुत जरूरी है। तो एक फैक्टर तो ये रहा। अब आइए दूसरा फैक्टर चलते हैं, क्या बोल रहा है कि नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। अब देखिए ये भी बड़ा इंपैक्ट है। अब टीचर को कैसे ये इंपैक्ट करेगा, अब मान लेते हैं कुछ लर्नर्स को बहुत अधिक तेज नॉलेज है, सारे बच्चे क्लास में एक जैसे नहीं है, लेकिन कुछ लर्नर ऐसे हैं जिनको बेसिक भी नॉलेज नहीं है, तो अब टीचर क्या करेगा, अब उनको बेसिक तरीके से सिखाएगा और जो तेज है उसको थोड़ा सा चेंज करेगा। तो टीचर के लिए हाँ क्या हो जाएगा, दो दिक्कतें आ जाएंगी कि एक अच्छा को भी लेके चलना और एक को थोड़ा कम को भी लेके चलना। नहीं तो वही देखिए क्या कह रहा है, दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी दैट
incorporates knowledge of the cognitive, social and emotional development of the learners. किसकी बात कर रहा है? कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स की बात कर रहा है। कह रहा है इट इंक्लूड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ स्टूडेंट लर्न, कैसे स्टूडेंट सीखते हैं, किस पे, एट अ गिवन डेवलपमेंट लेवल। कोई भी जो डेवलपमेंट लेवल दिया गया है उसमें एक बच्चा कैसे सीखता है, ये बात कही गई है। कह रहा हाउ लर्निंग इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया टिपिकली प्रोग्रेस लाइक लर्निंग प्रोग्रेशंस और ट्रेजेक्ट्रीज। कह रहा द अवेयरनेस दैट लर्नर्स हैव इंडिविजुअल नीड्स एंड एबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी टेलर्ड टू मीट ईच लर्नर एक्टिविटीज। मोटा भाई साहब, लर्नर का जो नॉलेज होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ताकि क्या वो हर चीज को जान पाए, और इसके लिए टीचर क्या एक अहम भूमिका प्ले करेगा। तो ये क्या है, ये नॉलेज ऑफ लर्नर डिपेंड करेगा कि एक टीचर कैसे सामने वाले को पढ़ाएगा। नहीं, हाँ जी सर, अब देखिए टीचिंग स्किल्स होता है। टीचिंग स्किल देखिएगा, एक टीचर को, बहुत सारे टीचर होंगे जिसको टीचिंग स्किल्स अच्छे से आती होगी, नॉलेज भले ही थोड़ा कम हो लेकिन वो बच्चे को इजीली समझा देंगे। और कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनको टीचिंग का बहुत नॉलेज है, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टीचिंग स्किल नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, बच्चों को इजीली समझाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है टीचिंग स्किल्स, अ टीचर may know his subject well, but for sharing, communicating and interacting various experience related to the learning of this subject, he needs specific teaching skills। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि टीचर तो बहुत कुछ जानता है, नहीं, शेयरिंग, कम्युनिकेट करने के लिए और इंटरैक्ट करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस के लिए एक टीचर को क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स आना चाहिए। वही बात जो भी मैंने कही। कह रहा है द प्रोफिशिएंसी एंड डिफिशिएंसी पोजेस्ड बाय अ टीचर इन दिस रिगार्ड आर क्वाइट रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ बिग सक्सेस और फेलियर। क्या बोला, प्रोफिशिएंसी या डिफिशिएंसी, ये किस पे डिपेंड करता है, टीचर पे, कि भाई वो किस तरह से टर्न करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बना के, कि वो सक्सेस हो जाएगा अपने लाइफ में कि फेलियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है, तो फिर और बच्चों तक आप फॉरवर्ड करोगे चीजें कि भाई वो टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, आप जरूर पढ़ लो। लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्लियर ही नहीं है, तो फिर आप रोक दोगे, बोलोगे नहीं वाहियात पढ़ाता है टीचर। नहीं, तो ये क्या है, ये टीचिंग स्किल है जो हर टीचर में होना चाहिए, और इसकी वजह से भी क्या एक टीचर इंपैक्ट करता है उसके फैक्टर को, टीचिंग के फैक्टर को। नहीं, हाँ जी, अब क्या है, फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी। अब देखिएगा, फ्रेंडलीनेस का मतलब एक टीचर जब बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है ना, तो फिर क्या होता है, तो बच्चे भी उस चीजों को अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, सवाल पूछते हैं, समझते हैं। लेकिन जब एक ऑथोरिटी के लेवल पे बात करता है टीचर, पूरा ऑथोरिटेरियन हो जाता है, तो फिर उस समय बच्चे डरने लगते हैं, चीजों को उनसे छुपाने लगते हैं और पूछते नहीं है। तो मैं अपनी क्लास में हमेशा बच्चों को बोलता हूं सवाल पूछो और मजे में पूछो। नहीं, क्योंकि क्या होता है, फिर फ्रेंडली बनने से बच्चे आपके साथ लिंकअप में आ जाते हैं और फिर आपका टीचिंग इफेक्ट नहीं करता है। देखिएगा, कह रहा बिकॉज इट्स द टीचर जॉब टू हेल्प स्टूडेंट लर्न, दे मस्ट बी इजी टू अप्रोच। पूरा भाई ऐसा अप्रोच रखिए जो इजीएस्ट हो। नहीं, कह रहा स्टूडेंट विल हैव क्वेश्चंस एंड दैट कैंट बी आंसर्ड इफ द टीचर इज नॉट फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू। देख लीजिए, अभी मैंने यही बहुत बोला कि अगर एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहे, तो अगर आप फ्रेंडली नहीं रहोगे तो वो इजीली तरीके से नहीं पूछ पाएगा। सो क्या कह रहा है, और इजी तरीके से बात भी नहीं कर पाएगा। सो क्या कह रहा है कि द अनअप्रोचेबल, मीन, एरोगेंट, रूड टीचर कांट लास्ट लॉन्ग। मतलब जो ये इस तरह के रूड, एरोगेंट टीचर होते हैं, वो लास्ट मतलब क्या बोलते हैं ना, ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। वो 2, 4, 1, 6 महीना, साल भर चलते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जो टीचर अपने फ्रेंडलीनेस अप्रोच को अपनाते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और आगे बच्चों को इजी तरीके से समझा देते हैं। कह रहा इफ द स्टूडेंट थिंक ऑफ देयर टीचर इज देयर एनिमी, दे सर्टेनली वोंट लर्न द मच। The best teacher are most open, welcoming and easy to approach. A good teacher possesses good listening skills and take time out of their busy schedule to solve all kind of problem of their student। देखिएगा जी, ये कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है, जो अच्छे टीचर होते हैं, देखिए जो बच्चा ये समझ लिया कि टीचर मेरा दुश्मन है, तो उससे क्या सवाल पूछेगा, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा आपको ये मान लिया कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं, हमेशा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, और अगर टीचर वेलकमिंग रहा कि हाँ बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है, सब कुछ मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो अच्छे तरीके से चीजों को उससे पूछेंगे और किसी तरह का
दिक्कत फिर बच्चे को नहीं आएगा, वो एक अच्छा टीचर कहलाएगा नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे टीचिंग इफेक्ट होगी नहीं? हाँ बिल्कुल इफेक्ट होगी सर, बिल्कुल सही। अब देखिएगा एक है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, ये इंपैक्ट है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। देखिएगा आपकी पर्सनालिटी ऐसे होनी चाहिए, देखिए फ्रेंडलीनेस का ये मतलब नहीं है कि आप उनके बैड बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करें। फ्रेंडलीनेस कहने का मतलब ये है कि भाई साहब आप उसके साथ नेचर ऐसा बना लें कि आपका वो रिस्पेक्ट भी करे और आपसे फ्रेंडली भी हो। तो इसीलिए पर्सनालिटी और बिहेवियर बहुत इंपैक्ट करता है। अगर आप पर्सनालिटी खराब बनाओगे तो बच्चे आपको समझेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप पर्सनालिटी और बिहेवियर अच्छा रखोगे तो बच्चे आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे और चीजें के लिए सुनेंगे भी। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, टीचर एज ए लीडर हैज टू लीड हिज स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस through the magnetic influence and incredible impression left on the minds of the student on the basis of his personality, traits and behavior। ये बात फैक्ट है कि एक टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस करता है कि भाई साहब वो एक टीचर का बिहेवियर जैसा होगा वो फटाक से स्टूडेंट उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाओ, कितना भी मजाक करो, तो बच्चे आपको उसी तरह से रिस्पेक्ट भी देंगे, आपकी अच्छी गुणों को वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। कह रहा है ही इज अ रोल मॉडल ऑफ हिज स्टूडेंट्स, हिज एक्शंस, बिहेवियर पैटर्न एंड पर्सनालिटी ट्रेट carry great meaning to his students for being imitated and brought into practice। क्या बोल रहा है कि उसके एक्शन, बिहेवियर पैटर्न और पर्सनालिटी ट्रेट स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे, नकल करने की बात हो जाएंगे कि भाई जैसा सर करते हैं वैसा भी हम भी करेंगे। और ये अगर आप ऐसा बिहेवियर रखते हो तो उससे क्या होगी, टीचिंग इंपैक्ट करेगी, टीचिंग का फैक्टर इंपैक्ट करेगा। अब देखिएगा लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है ये, बोल रहा भाई साहब अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, टीचिंग क्या होगी, इंपैक्ट पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मेंटल हेल्थ सही, आप फ्री माइंड होकर आएंगे तो आप बच्चों को अच्छे तरीके से लर्निंग दे पाएंगे। आइए देखते हैं क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, हाउ एडजस्टेड अ टीचर फील्स इन हिज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एंड स्टेट एंड द लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ maintained by a teacher carry much weight in influencing his teacher behavior and teacher effectiveness needed for effective control and management of teaching learning process। बोल रहा है भाई साहब एक एडजस्टेड टीचर जो है वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्टेट और मेंटल लेवल ऑफ हेल्थ में कैसे मेंटेन करता है कि उसकी जो टीचिंग बिहेवियर है और टीचिंग इफेक्टिवनेस है क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। किस चीज के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। इसका मतलब सिंपल सा बात ये हुआ कि अगर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रख के टीचर अपने बच्चों की लर्निंग कराएगा तो वो इजी तरीके से समझ पाएगा। आप कितने भी दुखी क्यों ना हो बाहर, लेकिन आपको बच्चों के सामने सबसे हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा आपको उन बाहर वाले चीजों की वजह से पढ़ाई हम पर नहीं होनी चाहिए, नहीं। हाँ जी, कह रहा व्हाइल अ टीचर पोजिंग पुअर मेंटल हेल्थ एंड लैक ऑफ एडजस्टमेंट इन हिज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रूव टोटली फेलियर इन द रियलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बोला अगर एक टीचर के पास पुअर मेंटल हेल्थ होगा या लैक ऑफ एडजस्टमेंट होगा उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो क्या करेगा, टोटली फेलियर हो जाएगा रियलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। अ टीचर पोजिंग अ गुड मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट में इंप्रूव द आइडियल इमेज टू हिज स्टूडेंट्स एंड बून टू इफेक्टिवनेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आप एक अच्छा मेंटल हेल्थ लेके जाते हो और अच्छा एडजस्टमेंट रखते हो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप एक टीचर क्या करेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से को अच्छी तरीके से निभा पाएगा। और ये क्या, ये भी इंपैक्ट डाल रहा है फैक्टर में टीचिंग के, नहीं। और लास्ट है जी आई थिंक डिसिप्लिन टीचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अगर एक टीचर डिसिप्लिन्ड है ना तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और अगर टीचर डिसिप्लिन नहीं है तो वो बहुत बुरा इंपैक्ट जाता है। क्या कह रहा है, इन अ क्लासरूम अ टीचर यूज डिसिप्लिन टू इंश्योर रूटीन इज मेंटेन, स्कूल रूल्स आर एनफोर्स्ड एंड द स्टूडेंट आर इन अ सेफ learning environment. A great teacher has effective discipline skills, promote positive behaviors and change in the classroom. Without discipline, learning cannot be accomplished. बिना डिसिप्लिन का कोई काम जिंदगी में नहीं हो सकता। अगर आप नेट की प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपका भी नेट होने में बहुत इशू आएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो नेट का जीआरएफ में भी होल्डर रैंकर हो जाओगे, नहीं। तो ये क्या होना चाहिए, हमेशा इंसान को एक डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए। तो अगर एक टीचर ऐसा डिसिप्लिन में रहता है तो उससे भी इंपैक्ट होगा, और नहीं रहता है तो उससे भी फैक्टर इंपैक्ट
पड़ेगा। अब आइए जी, अब देखिएगा जैसे जैसे टीचर के होने की वजह से या टीचर की वजह से कुछ फैक्टर्स ने इंपैक्ट डाला, उसी तरीके से लर्नर के रिलेटेड भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या टीचिंग प्रोसेस में इंपैक्ट आएगा। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द लर्नर अफेक्ट द लर्निंग आउटकम्स, दीज कैन डिस्कस एज फॉलो। सबसे पहले मैच्योरेशन, क्या होता है मैच्योरेशन सर? मैच्योरिटी लेके आना, नहीं, कह रहा मैच्योरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग बॉडीली सिस्टम्स and coordination in the functioning of bodily organs. It is the physical readiness in the individual for learning. Maturation govern not certain specific motor behavior such as walking and talking. It also plays an क्या essential role in acquiring other skills such as reading, writing. This readiness or potentially within the individual determines what to learn and how to learn. तो मैच्योरेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लर्नर के लिए, कि भाई साहब आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा फैक्टर अफेक्ट करेगा। नहीं, अब चले एज में। अब एज क्या है सर? एज भी एक फैक्टर है। अब देखो बच्चे लोग हैं, उसको क्या टेंशन है? जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, जब उसको जिंदगी में टेंशन नहीं है तो उतना टेंशन लेगा भी नहीं। और अगर यही चीज जो थोड़े बड़े हो गए, जब आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि बेटा अब तो कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में, ना लताड़े पड़ेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे इधर से दनादन दनादन, नहीं तो वो वाली कहानी है। तो अब आपको क्या करना है? अब आप मैच्योर हो जाते हो। नहीं, सो देखिए क्या कह रहा है कि मेंटल एबिलिटीज एंड द पोटेंशियलिटीज डेवलप विद द एज। धीरे धीरे मेंटल एबिलिटीज और पोटेंशियल कब बढ़ते हैं? एज के साथ डेवलप होते रहते हैं। कह रहा सो लर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज विद द एज अप टू ए सर्टेन लेवल। सो लर्निंग की एफिशिएंसी भी इंक्रीज कब हो जाती है? एक सर्टेन लेवल के बाद हो जाती है। कह रहा है एंड आफ्टर दैट इट टेंड्स टू डिक्रीज। उसके बाद वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। As children are growing in the developing age, their capacity to learn and acquire new things the greater as compared to that of older individuals. Grown up children and have greater potential to learn very young children. अब देखिएगा जी, एज एक बड़ा, ये भी एक बड़ा पर्सपेक्टिव है कि भाई साहब जितना छोटा उतना ज्यादा तेज दिमाग। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं ना, आपकी लर्न करने की कैपेसिटी डेवलपमेंट जो होती है कम हो जाती है। नहीं, जैसे जिस आप जब याद रखना, जब आप 10th में 9th में होंगे, आपकी मेमोरी जबरदस्त काम करती होगी भाई साहब। या तो 6-7 में तो ऐसे कि मतलब आपने कुछ भी दे दिया तो अगर पढ़ लिया तो उसको याद हो जाता था हम लोगों को, तो वो वाली मेंटल एबिलिटी। और अभी जब इस एज में आ रहे हैं तो याद करने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटीज और पोटेंशियल एबिलिटीज का भी काम रहता है। तो एज की वजह से भी क्या लर्निंग इंपैक्ट होती है। नहीं, मोटिवेशन बिल्कुल सही है कि भाई साहब मोटिवेशन क्या, अगर मोटिवेशन आपके अंदर रहा तब तो आप लेवल ऑफ अचीवमेंट पार करोगे, लेकिन अगर आप नहीं रहा मोटिवेशन तो सर हम डाउन हो जाएंगे और हम लर्निंग, इससे क्या होगा इंपैक्ट पड़ेगा। आइए, कह रहा मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का क्या है? कोर है ये। कह रहा इट इज pivotal importance in the affecting an individual persistence to learn. कह रहा मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट इन एट लीस्ट 3 ways। 3 वे में मोटिवेशन क्या है इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा इट इज द कंडीशन फॉर एलिसिटिंग बिहेवियर। इन अदर वर्ड्स इट ब्रिंग्स आउट एप्रोप्रिएट बिहेवियर टू बी लर्न। क्या बोल रहा है? पहला क्या है? वो एलिसिट बिहेवियर कंडीशन करना, मतलब कि आप अपने बिहेवियर में कैसे चेंज लेके आते हो, नहीं एप्रोप्रिएट बिहेवियर में लर्निंग करने के लिए। दूसरा है मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर रीइंफोर्समेंट व्हिच इज टर्न इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ लर्निंग। दैट इज मोटिवेशन परमिट रीइंफोर्समेंट टू अकर। अब देखिए मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट से भी आता है। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको कुछ इंसेंटिव मिला तो क्या हुआ? आपकी मोटिवेशन इंक्रीज हो गई। फिर क्या कह रहा है? इट इंक्रीज द वेरिएबिलिटी बिहेवियर एंड thus raising the probability of occurrence of correct response page. For example, curiosity and exploratory drive bring the individual into wider contact with the environment and which increases the possibility of performance correct behavior and response. Thus motivation provide the powerful incentive to the learner to perform. बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी है या क्यूरियोसिटी है तो आप क्या करोगे? आप लर्निंग को आगे परफॉर्म कर लोगे इजी में और अपने बिहेवियर में चेंज लेके आ जाओगे। तो ये क्या, ये मोटिवेशन के 3 पार्ट्स थे जो, तो इसका मतलब लर्नर का मोटिवेशन डिपेंड करता है ये 3 चीजों पे, ऐसा ये कह रहे हैं। तो मोटिवेशन होना किसके लिए? आपका लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रीवियस लर्निंग, अब ये भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लर्नर्स अगर प्रीवियस लर्निंग उसकी अच्छी होगी तो वो और अच्छी अच्छी चीजें सीख जाएगा। अगर प्रीवियस लर्निंग कम होगी तो भाई लर्नर कैसे बहुत कम चीजों को सीख पाएगा। नहीं, हाँ जी, कह रहा रेट ऑफ लर्निंग इज पार्शियली डिटरमाइंड बाय द लर्नर्स प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद अ सिमिलर और समवट सिमिलर मटेरियल। क्या बोल रहा है? वही चीज की भाई साहब
लर्नर को कैसे जज करेंगे हम, प्रीवियस लर्निंग के एक्सपीरियंस के बेस पर या फिर जो भी उसने पास्ट में किया है उस बेस पर। कह रहा है इन सेम और समवॉट सिमिलर लर्न प्रीवियस सिचुएशन द इंडिविजुअल माइट हैव लर्नड हाउ टू लर्न at least prepares the ground to learn and provide ease of learning in the new setup. So factor or relevant previous learning is of great. सिंपल सी बात है, प्रीवियस लर्निंग अगर अच्छी हुई तो भाई साहब और आप अच्छे तरीके से इंपैक्ट डालोगे, और अगर प्रीवियस लर्निंग कम हुई तो आपको फिर से सीखना पड़ जाएगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। आइएगा अब क्या है जी, इंटेलिजेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटेलिजेंस आप के अंदर रहा, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, तो आप अच्छे तरीके से लर्निंग कर पाओगे, और कम रहा तो आप थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगा ये करने में। कह रहा है इंटेलिजेंस इनेट मेंटल एबिलिटी इज बेसिक टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक क्षमता की बात कर रहा है, नहीं कह रहा है देयर इज ए इंडिविजुअल डिफरेंस इन द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस है किसमें, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ लर्नर्स में नहीं। Intelligence in terms of IQ score obtained on the intelligence test is positively related learning. Generally, the children with a higher IQ learn new material more rapidly as compared to the average IQ children. However, the learning is not always linearly related to IQ. One point of caution is the intelligence cannot be defined solely in terms of learning ability or learned material in the क्या एंड बाय द लर्नर। देखिए ये बोल रहा है जिसका ज्यादा आईक्यू होगा वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाएगा, जिसका थोड़ा एवरेज कम आईक्यू होगा वो कम तरीके से लर्न कर पाएगा। ये तो सिंपल है। सो इंटेलिजेंस क्या है कि इंपैक्ट कर रहा है फैक्टर लर्नर्स के बिहाफ में भी, नहीं। हाँ जी सर। अब चले मेंटल हेल्थ पे। यहाँ भी जब टीचर के बारे में ऐसा कहा गया है तो भाई लर्नर भी हो सकता है, लर्नर भी परेशान हो सकते हैं आजकल, नहीं लर्नर भी तो परेशान होते हैं। हाय उसके बिना जिंदगी नहीं है, नहीं मैं तो अब मतलब अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो फिर वो चली गई, नहीं ऐसा वाला हरकत करके भी जिंदगी खराब, नहीं। तो ये वाला बेटा कुछ नहीं होने वाला इससे, हैं चली गई तो चली गई, फिर कुछ नहीं आने वाला। जब कुछ दिन 2 साल बाद 3 साल बाद देखोगे तो पता चलेगा अरे यार कहाँ मैं फुद्दू वाला काम कर रहा था, नहीं। सो इधर आ जाते हैं। कहते हैं मेंटल हेल्थ क्या, मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, मेंटली अच्छे तरीके से हो, आपके बीच में कोई समझ जाओ आप मैं क्या बोल रहा हूं, वो इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, सामने वर पक्ष वधु पक्ष ऐसा कुछ वाला बात नहीं है, तो फिर आप क्या होगे, मेंटली प्रिपेयर होगे, आप की लर्निंग जबरदस्त होगी। लेकिन अगर रात में वर पक्ष का वधु पक्ष से और वधु पक्ष का वर पक्ष से ऐसा कुछ झगड़ा हुआ है तो फिर भाई मेंटल हेल्थ खराब। अगले दिन क्लास में जाओगे, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर समझ में कहां से आएगा बेटा, वो तो ध्यान वहां है कि क्या हो गया है, नहीं। तो ऐसा वाला तो गुड मेंटल हेल्थ इन टर्म्स ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, वरी, फ्रस्ट्रेशन एटीसी प्रोवाइड द लर्नर विद अ गुड ग्राउंड टू लर्न बेटर। बोल रहा है अगर गुड मेंटल हेल्थ दिया तो आपका ठीक होगा। जैसे अगर एब्सेंस रहा, एंजाइटी नहीं रहा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, चिंतित नहीं रहे, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहा, तो आपकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी। कह रहा ऑल लर्निंग स्पेशली फॉर द बिगिनर्स entail a certain amount of anxiety। अब देखिएगा बोल रहा सारी लर्निंग स्पेशली फॉर द बिगिनर्स के लिए क्या होगा, कुछ एंजाइटी आएंगी, बट एंजाइटी अबव सर्टेन लिमिट्स हैम्पर लर्निंग एंड द आउटकम्स इन द टर्म्स ऑफ लर्न मटेरियल डिक्रीजेस। बोल रहा है अगर ज्यादा एंजाइटी आ गई है कोई किसी वजह से तो वो आपकी लर्निंग को क्या करेगा, हैम्पर करेगा, नहीं, और डिक्रीज कर देगा क्या, लर्न मटेरियल्स। कह रहा है thus the teacher should take care that children must not be put in a such emotional state may prove hindrance in learning। बोल रहा है टीचर को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई साहब एक स्टूडेंट जो है वो उस इमोशनल स्टेट में ना पहुंचे जहां उसकी लर्निंग क्या दिक्कत पुलो या हिंड्रेंस कर रही हो, नहीं। हाँ जी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, लर्नर के लिए। अब बोल रहा है फिजिकल हैंडीकैप्स और डिसफंक्शनिंग। देखिएगा जी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हालांकि इसमें कोई दोष नहीं है, वो भगवान ने उन्हें बनाया तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कम थोड़ा सुनते हैं या फिर जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, एपिलेप्सी है, तो ये सब सारे जो अगर प्रॉब्लम है इस वजह से लर्निंग में इंपैक्ट पड़ेगा। आइए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है माल इन्फॉर्मेशन एंड माल फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स ऑफ और सम सिस्टम कॉज ग्रेट हिंड्रेंस इन चिल्ड्रंस प्रॉपर लर्निंग। बोल रहा है अगर इस तरह की कुछ हैंडीकैप्स हो या फिर डिसफंक्शनिंग हो तो आपका क्या लर्निंग में इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं। कह रहा है डिफेक्ट्स इन विजन, हियरिंग, अदर डिजीज सच एज एपिलेप्सी, पैरालिसिस, कार्डियक प्रॉब्लम्स अफेक्ट लर्निंग। ये सारे अगर प्रॉब्लम रहे तो आप लर्निंग अफेक्ट करेगा।
नीडलेस टू से दैट अ पुअर विजन, अगर आपके पास विजन पुअर है, वो विजन मतलब ऑब्जेक्ट वाला विजन नहीं, ये देखने वाला विजन, आई विजन, अगर आप देख नहीं पाते हो तो फिर दिक्कत आपको क्या होगी पढ़ने में। कह रहा है हियरिंग डिफेक्ट्स हो, सुनने में दिक्कत हो, एंड फिजिकल हैंडीकैप्स हैव द फार रीचिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इन लर्निंग, तो लर्निंग में इसकी वजह से भी क्या दिक्कत आएगी। अब डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा सर, डाइट अच्छा नहीं लोगे तो भाई पेट खराब, और पेट खराब तो फिर कहां से लर्निंग है, पेट दर्द होगा तो। कह रहा है गुड डाइट एंड अनदर न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द गुड फिजिकल हेल्थ, these are essential for developing children for better learning. For example, 90% of glucose taken by a person consumed by a brain cells, so naturally poor diet lacking adequate nutrients has an adverse effect on learning. क्या बोल रहा है, 90% ग्लूकोज टेक ले लिया जाता है एक पर्सन ब्रेन सेल्स के द्वारा, वो जो कंज्यूम कर लेता है, और अगर आप पुअर डाइट लोगे तो भाई साहब इसका इंपैक्ट गलत पड़ेगा ही किस पे, लर्निंग पे। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप अटेंशन नहीं रखते हो तो भाई इंटरेस्ट कहां से आएगा। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ा रहे हैं और तुम बगल वाले से ओए चल चल मूवी चलते हैं, चल चल देखने, अरे आज बहुत अच्छी मूवी लगी है चलना चलते हैं, कहां से पढ़ाई होगी। सो अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो आपको अटेंड करना होगा, अटेंशन रखना होगा क्लास में कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, और उससे सवाल पूछने होंगे टीचर से, तब क्या होगा आपकी लर्निंग अच्छी होगी। सो बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड आर आल्सो ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन। कह रहा है इंटरेस्ट ओरिजिनेट अटेंशन एंड अटेंशन क्रिएट द इंटरेस्ट इन द मटेरियल सब्जेक्ट टू बी लर्न। इफ अ चाइल्ड हैज इंटरेस्ट इन द सम सब्जेक्ट ही विल पे मोर अटेंशन टू दैट, इफ ही पेज मोर अटेंशन ही मे डेवलप द इंटरेस्ट इन द लर्निंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। पूरा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, अगर वो अटेंशन देगा तो उसको इंटरेस्ट होगा, और अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो अटेंशन देगा। बात क्लियर है कि कोई सब्जेक्ट अगर बहुत पसंद है आपको तो आप ऑलरेडी उसमें अटेंशन दोगे। अभी एक बात कर देना एक सब्जेक्ट पर, वो समझ गए होगे कि मैं किस बात पे कर रहा हूँ, पूरा आंख फाड़ फाड़ के एकदम उस पर अटेंशन दोगे नहीं। जैसे अभी कोई बोल दे लड़कियों का मैटर्स, जब कोई बोल दे कि कोई एक और मैटर्स, नहीं आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो वो मैटर्स, तो आप क्या एकदम पूरा आंख फाड़ के एकदम इंटरेस्ट से सुनोगे कोई स्टोरी, नहीं उसका कट गया, उसका बच गया, ये ऐसा कुछ अगर बात हो जाए तो आप सुनोगे फटाक से। लेकिन ये अगर थोड़ी सी पढ़ाई की बात आ जाए तो बोर होने लगते हैं। तो वो चीज है, तो इंटरेस्ट होगा तो अटेंशन होगी, और अटेंशन होगा तो इंटरेस्ट भी होगी। तो क्या कह रहा है उसके बाद गोल सेटिंग एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। क्या बोल रहा है गोल सेटिंग और लेवल ऑफ एस्पिरेशन, कह रहा है गोल सेटिंग अगर आप कर लेते हो और आपका एस्पिरेशन अच्छा है तो आप अपने आप अच्छी स्टडी करोगे। कह रहा है गोल सेटिंग एंड द लेवल ऑफ एस्पिरेशन बोथ रिलेटेड टू द साइकोडायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर, गोल सेट हाई और लो बाय द इंडिविजुअल्स गोज ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विद द इंडिविजुअल टू अचीव। बोला भाई साहब अगर हाई और लो गोल्स कोई भी सेट करो, गोल सेट कियो तो आप खुद ब खुद लर्निंग करोगे। एंड टीचर्स शुड टेक केयर ऑफ द लर्नर्स मे रियलिस्टिक व्यू ऑफ देयर abilities, set a goal accordingly and go increasing on its achievement। तो क्या है, तो सर ये बात है कि अब ये सारे हो गए क्या गोल, अगर आपका फैक्टर सही रहा तो आपकी लर्निंग भी क्या होगी, बेस्ट होगी। तो देखिए ये क्या था, ये था सर फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर एंड लर्नर। सर इन दोनों फैक्टर्स के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।